खबरें तफसील से। दिल्ली में हज के ताल्लुक से वजारत अक़लियती उमूर की मीटिंग हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया व दीगर मुतालिका ओहदेदार इस मीटिंग में शामिल हुए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उम्मीद है कि 2022 में कोरोना अहद से पहले जिस तरह हज हुआ करता था उसी तरह हज होगा। हज 2022 का बाज़ाब्ता ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में किया जाएगा। आज़मीन को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी होंगी। वहीं सऊदी अरब और हिंदुस्तान की हुकूमत के प्रोटोकॉल पर अमल करना लाजमी होगा। जो लोग 2020 और 21 में दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं वो मुकद्दस सफर पर जाने के अहल होंगे या फिर दूसरी दरख्वास्त भी दे सकते हैं। आपको जैसा मालूम है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज 2020 और 2021 नहीं हो पाया था। हमें उम्मीद है कि हज 2022 इस बार हो, हम चाहते भी हैं और इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोटा मोटा जो हज 2022 के लिए जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाएंगे उन्हें वैक्सीनेशन का दोनों डोज ज़रूरी है। उसके अलावा जो उस वक्त जिस वक्त हज होगा 2022 उस वक्त जो सऊदी सरकार का पैंडेमिक प्रोटोकॉल या जो भी प्रोटोकॉल होगा वो और भारत सरकार का, उस दोनों प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रख करके ही जो एप्लीकेशंस हैं उनका प्रोसेस होगा। हमारी उम्मीद है कि इस बार भी हज यात्री जाएंगे और हज 2022 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर दिया जाएगा और उसी अनाउंसमेंट के साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। अप्रॉक्सीमेट 3000 महिलाओं ने बिना महरम हज यात्रा के लिए अप्लाई किया था। उनकी एप्लीकेशंस जो 2020 की और 21 की है वो एलिजिबल होंगी 2022 में भी जाने के लिए उसी एप्लीकेशन पे। उसके अलावा जो नई एप्लीकेशंस वो देंगी वो भी उनको जो है बिना लॉटरी के उनको जाने की सुविधा रहेगी और वो जा पाएंगी। और इस बार जो है वो जो भी हज यात्री भी जाएंगे उनको हेल्थ और हाइजीन पर विशेष जोर देगा। जो हमारी ट्रेनिंग होंगी उन ट्रेनिंग में भी हम उस ट्रेनिंग के प्रोसेस को भी हम एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2022 को लेकर तफसील फराहम की। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई और इसमें बाज़ाब्ता ऐलान किया गया है कि नवंबर के पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा हज 2022 को लेकर। पिछली दफ़ा भी इस तरीके की मीटिंग हुई थी। इंडिया के लोगों को हज पे जाने की इजाज़त बाद में मनसूख हो गई थी क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से हालात चल रहे थे उसके मद्देनज़र सऊदी हुकूमत और इंडियन हुकूमत के बीच ये तय पाया था कि इंडिया के जो ज़ायरीन हैं वो हज पर नहीं जाएंगे। लोगों ने दरख्वास्तें भी दाखिल की थी लेकिन ऐन वक्त पर उनकी उम्मीद टूट गई। तो अब यही कहा जा रहा है कि मरकजी वजीर ने यही कहा कि जिन लोगों ने पहले अर्जी दाखिल की थी वो लोग अहल होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात की तशहीर जब से शुरू हुई है सियासी लीडरान के बेतुके बयानों में शिद्दत आ गई है। साध्वी प्रज्ञा के नए बयान से मध्य प्रदेश में फिर सियासी घमासान मच गया है। साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान में कहा कि जो लोग उनके लिए नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऊपर वाला उन्हें अपने पास बुला लेता है। वहीं कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर तंज करते हुए कहा कि अगर साध्वी की बद्दुआ में इतना असर है तो उन्हें चाहिए कि वो कोरोना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें ताकि मुल्क की आवाम को कोरोना की वबा और पाकिस्तान की दहशतगर्दी से निजात मिल सके। सन्यासी तो सन्यासी होता है, इदम राष्ट्र है, इदम नमम, ये देश का है और ये मेरा नहीं है, इसलिए मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं सन्यासी हूँ या नहीं
अरे ये कुकर्मियों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें कुकर्मियों को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम पुतला क्या जलाओगे? एक किसी ऋषि ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आएंगी तो हम उनका पुतला नहीं उन्हें जिंदा ही जला देंगे। 1-2 महीना बीते होंगे, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। साध्वी जी के श्राप के कारण लोगों को भगवान ऊपर 2 महीने के अंदर बुला लेते हैं। तो साध्वी जी की ऊपर जो ये महान कृपा है भगवान की, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं श्राप दे देती? तो पाकिस्तान टाइम बोल जाएगा। कोरोना को श्राप दे दें, कोरोना टाइम बोल जाएगा। इससे देश की खिदमत होगी, देश का कल्याण होगा। संतों का काम है कल्याण करना। तो ये जो प्रज्ञा सिंह जी हैं वो पाकिस्तान को श्राप दे दें, कोरोना को श्राप दे दें, तो मानव जाति का कल्याण हो। बातचीत करेंगे इसी मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेहताब आलम, प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। क्या बीजेपी की तरफ से उनको उनके बयान देने को लेकर कभी कुछ वाजे नहीं कहा गया है? इस सरोकार से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि चाहे साध्वी प्रज्ञा का बयान अवामी मसाइल पर आया हो, महंगाई पर आया हो, बेरोजगारी पर आया हो या किसी और मसले पर आया हो, लेकिन उनके जो बयान होते हैं या तो कहीं तशद्दुद का मामला होता है या मजहबी जो है जज्बात को भड़काने का मामला होता है। अब ये जो है नया बयान उनका आया है, ये बयान जो है कांग्रेस के लीडर जो है गोवर्धन दांगी पर एक तरह का तंज है। कोविड में कुछ महीने पहले गोवर्धन दांगी जो कांग्रेस के एमएलए थे, उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने कहा था कि अगर 10 आदमी यहाँ आती हैं तो पुतला नजर आतिश करेंगे। तो उस पर उन्होंने तंज किया है कि जो मुझ पर इस तरह के बयान देते हैं या गलत बयान नाज़ेबाज़ कलमात का इस्तेमाल करते हैं, वो ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। तो उसी पे कांग्रेस ने कहा कि अगर साध्वी को इतना ही जो है बात में असर है तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान और कोरोना के खिलाफ भी इस तरह के जो है दुआ करते ताकि इस वबाई बीमारी का खात्मा हो जाए। लेकिन साध्वी का जो बयान है, अब अगर उस पर बात की जाए अवामी सरोकार की, अवामी जरूरतों की, या आवाम जो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर है और राजधानी भोपाल में जो आवाम के मसाइल हैं, चाहे वो मसाइल किसी भी ताल्लुक से रखते हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो या लैंड ऑर्डर का मामला हो या ख्वातीन की असमतरी का मामला हो, इन तमाम चीज़ों पर साध्वी हमेशा खामोश रहती हैं। लेकिन इस बयान से एक तरह की खास हलचल मच रही है क्योंकि साध्वी का जो बयान हो कांग्रेस पे एक तरह का तंज है। जी, वहीं जिस तरीके से हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टियां लगातार बीजेपी पार्टी के लीडरों के बयानों की तनकीद करती हुई नजर आती हैं, और ऐसे में आवाम का क्या रद्द अमल है इसको लेकर? क्या ज़िमनी इंतखाबात पर इसका असर पड़ेगा? आवाम का क्या राय है? देखिए, मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश की जिन 4 सीटों पर, एक पार्लिमानी सीट है, 3 असेंबली सीट है, जिस पर जो है 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, वहां पर जो मुद्दा जो शुरू हुआ था, जो महंगाई को लेकर जो बात शुरू हुई थी, जो कोविड में जो हालात हुए थे, जो हुकूमत का फेल्योर था या डेवलपमेंट के जो इश्यूज थे, वो सब के सब गायब हो चुके हैं। अब इस वक्त सिर्फ जो पूरी राजनीति चल रही है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की चल रही है। तो अगर जो है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह के ऐलानात और उनके नारियल फोड़ने को तनकीद का निशाना बना रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के 15 महीनों का हिसाब मांगने की बात हो रही है। तो दोनों पार्टियों के जरिए जो सियासत हो रही है, साध्वी का बयान करें, इसमें अवामी दर्द कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अवामी दर्द कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस तरीके के बयानों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा जाता है और लगातार प्रज्ञा ठाकुर तो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, और इसका क्या कुछ असर ज़िमनी इंतखाबात पर होगा ये भी देखने लायक होगा। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुंबई करी रोड पर कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं इमारत में कई अफराद के फंसे होने की भी खबर है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है, लेकिन अभी भी इमारत से धुआं उठ रहा है। आग कैसे लगी इसकी तहकीकात की जा रही है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में मुकम्मल कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक मुख्तलिफ अंदाज में पहुंचाता है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की लड़ाई के संकल्प को भी अपनी बात कहने के लिए चुना। साल 2001 में सबसे बड़े आतंकवादी हमले में न्यूयॉर्क में WTC ढह गया। अमूल ने संदेश दिया, आतंकवाद अब कबूल नहीं होगा। वाक्य इस तरह लिखा गया ताकि आतंक के गढ़ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को कबूल पढ़ा जाए। विज्ञापन में लादेन की स्पेलिंग का भी सकारात्मक इस्तेमाल किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और सन 1947 में पाकिस्तानी कबाइलियों के जम्मू कश्मीर पर किए गए हमलों के खिलाफ आज श्रीनगर में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। सियाह पट्टी बांधकर एहतजाजी सड़कों पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान को मुतनब्बा किया है कि वो कश्मीर के रिवायती भाईचारे से ना उलझें। ख्याल रहे कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबाइली जम्मू कश्मीर में घुस आए थे और उन्होंने यहाँ के अवाम पर जुल्म ढाए थे। माइनॉरिटीज़ को लेके एक क्रिमिनल साइलेंस इख्तियार की है, मगर आज आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से कश्मीरी जोग दर जोग आके उनको खराज अकीदत पेश किए जो अभी रिसेंटली माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया। और आज के दिन हम मकबूल शेरवानी जी को भी श्रद्धांजलि दिए हैं अंदर SKICC में। और मकबूल शेरवानी ने इसी 22 अक्टूबर 1947 में इस मुल्क के लिए एक अजीम शहादत दी थी, जहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे कबायली बेचकर लोगों के साथ असमत रेज़ी करी, माऊँ बहनों की इज़्ज़त लूटी, घर में जो भी जेवरात थे, जो भी हमारे रिसोर्सेज थे घर में, उनको लूट खसोट करके बाकी सारे लोगों को भी मौत के घाट उतारा। तो हम समझते हैं कि ये आज का दिन जो है ये एक ब्लैक डे की सूरत में हम मनाते हैं। इसलिए ब्लैक डे की सूरत में मनाते हैं क्योंकि उसी दिन जिस दिन कबायली ने कश्मीर को लेके हमला बोला, कश्मीर के हालात ने करवट बदलना स्टार्ट किया। अगर पाकिस्तान कबायली यहाँ नहीं भेजता, हिंदुस्तान भी यहाँ कभी फ़ौज नहीं भेजता। हिंदुस्तान को फ़ौज तब भेजनी पड़ी जब महाराजा ने मदद मांगी, मगर मकबूल साहब ने जो एक उस टाइम शहादत दी, उन कबायलियों को दूसरे रास्ते से भटकाया और एयरपोर्ट पहुंचने नहीं दिया। हम उसके वलवले, उसके जज्बे को सलाम पेश करते हैं और उनको खराज। मौजूदा हालात में इसकी रेलेवेंस आप कुछ खास बता रहे थे? मौजूदा हालात में इस चीज़ की रेलेवेंस ये है कि रिसेंटली माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया। 1990s में भी माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया। तब भी ये कहा गया कि कोई कश्मीरी सामने नहीं आया और किसी कश्मीरी ने उनके हक़ में बात नहीं करी। मगर वो जो तब की गलतियां हुई है वो आज हमें सहनी पड़ती है। जब हम बाहर जाते हैं किसी बाकी राज्यों में अपने मुल्क के, वहाँ हमें सुनना पड़ता है कि आप लोगों ने पंडितों को उधर से निकाला, आप लोगों ने पंडितों को फोर्सबली वहाँ से जो है कि बेदखल किया, बेघर किया रातों रात। मगर वो उन लोगों की गलती है। वो जो पुराने लोगों की गलतियां हुई है वो हम बार बार नहीं दोहराएंगे। हम उन गलतियों को आगे सुधारेंगे। और ये पहला आप देख रहे हो कि उस सुधार की एक पहली सीढ़ी को लेके हम आज बढ़े हैं, जहाँ पे हमने ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दी कि कश्मीरी कम्युनल नहीं है, कश्मीरी कम्युनल हारमोनी चाहिए।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में सड़क हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। महलुकीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा हुआ जो उसको डेड बॉडी लेके आएंगे। कहाँ पे हुआ ये बादली से मात्र 5 किलोमीटर फरकनगर की तरफ। एक आगे एक ट्रक खड़ा था, उसके पीछे एक अर्टिजा गाड़ी थी और पीछे से एक तेज स्पीड रफ्तार वाले उसके पीछे टक्कर मार दी, जो कि दोनों ट्रकों के बीच में गाड़ी पिचक गई और वही मौके पे डेड हो गए। कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों। कोरोना वबा के दौरान